इसी पे हमने बात करनी है। बिल्कुल, हमारे साथ सज्जाकार हमारे एंकर पर्सन कामरान यूसुफ मौजूद है। कामरान, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ही बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से जो ओवरऑल ये जो इलेक्शन का मामला है, जिस तरह से कामरान हम बात कर रहे थे कि 5 दिन बाकी हैं और हुकूमत के लिए कितना, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है, जबकि अदालती हुक्म है कि 5 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। और अब ये जो सूरत हाल है कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। आपके मुताबिक आइंदा आने वाले जो 5 दिन हैं कितने क्रिटिकल और कितने इम्पॉर्टेंट हैं आईनी लिहाज से भी और मुल्क की जो ओवरऑल एक मुफाद के हवाले से भी? आई थिंक हालात तो काफ़ी अरसे से क्रिटिकल हैं और ये बात इवन कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 14 मई को ही इंतखाबात होने चाहिए, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन, हुकूमत पाकिस्तान और जो अफवाज पाकिस्तान हैं उन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार किया था इन डिफरेंट वेज। और उस वक्त भी मेरे ख्याल में बहुत से लोग ये जानते थे कि बावजूद सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के 14 मई को इंतखाबात होना पंजाब के अंदर नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और अभी जैसे 5 दिन बाकी हैं तो ये मुमकिन है ही नहीं कि इलेक्शन हो पाए। द ओनली क्वेश्चन इज कि जब सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर अमल दरामद नहीं किया जाएगा तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्या जो सुप्रीम कोर्ट है वो बाकायदा तौर पर इस हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करेगी? अभी तक की जो सूरत हाल है लगता ये है कि जो 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में ये केस सुन रहा है, रेस्ट्रेंट का इस हद तक मुजाहरा किया है कि जो पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर स्पीचेस हुई, जिस तरीके से जो भी हेड ऑन लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन अब जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर फैसला गलत है या सही है वो अलग बात है, लेकिन जाहिर सबसे बड़ी अदालत का फैसला है, अगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो फिर क्या एक रेमेडी है सुप्रीम कोर्ट के पास? वो तो फिर सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए ही अपने फैसले पर तो अमल दरामद ना सही लेकिन कम से कम सजा दे सकते हैं इस हुकूमत को। क्या उस तरफ वो जाएंगे या उससे पहले जो तमाम जमातें इनके दरमियान कोई इत्तफाक़ राय हो जाए? तो डेफिनेटली अगले जो ये कुछ दिन है they are very critical and they will decide and determine कि चीजें किस तरफ जाएंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट कल प्रेस रिलीज आई है इस तरफ से। इससे पहले हम अगर तसलसल देखें तो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, आसिफ जरदारी साहब ने इस पर बयान दिया, एंड देन कल बाकायदा तौर पर पीटीआई के कायद के लिए आईएसपीआर की तरफ से ट्वीट आई, चूंकि उनके एक हाजिर सर्विस ऑफिसर के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन पर बाकायदा तौर पर उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया अपने कत्ल की मनसूबाबंदी के लिए, जो बहुत संगीन इल्ज़ाम हैं किसी भी शख्स के ऊपर, किसी भी शहरी के ऊपर। और फिर ओबियसली अगर उसका ताल्लुक किसी हसास और अहम इदारे से है तो वो और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है सिचुएशन। एक तो आप इन इल्जामात के तनाजुर में अब सूरत हाल किस जानिब जाते देखते हैं कामरान, और दूसरा फिर कल फवाद चौधरी साहब जो कि मैं ट्विटर पे देख रहा था आपके गोवा विजिट को भी बड़ी तनकीद का निशाना बना रहे थे कि शायद इट वाज काइंड ऑफ अ स्पॉन्सर्ड ट्रिप फ्रॉम पीडीएम एंड यू आंसर्ड इट वेल। कल उन्होंने आके टेलीविजन के ऊपर भी और ट्वीट के जरिए भी इजहार किया और उन्होंने कहा जी कि गैर जरूरी है, उनको समझ नहीं आया, इफ समबडी इज एक्चुअली सेइंग कि जी मुझे फलां शख्स के ऊपर शक है तो इसकी तहकीक होनी चाहिए। योर टेक ऑन दिस? देखिए, ये मेरे ख्याल में काफी अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि जब से इमरान खान तो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और जो उनकी क़यादत है उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन जब से नए आर्मी चीफ आए हैं, अगर आप देखें तो उनकी तरफ से सिर्फ आईएसपीआर एक आध स्टेटमेंट के अलावा बाकी बिल्कुल वो जो फौज के प्रोफेशनल मामलात हैं उसी हवाले से प्रेस रिलीजेज आती हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि अंडर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बाकायदा तौर पर किसी ऐसे मामले के ऊपर जिसका ज़ाहिर है कि सियासत के साथ भी ताल्लुक है, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी की है और अपने एक फौजी अफसर को जो एक अहम पोजीशन पर इस वक्त तैनात हैं उनका दिफा किया है। इसका मतलब ये है कि चीज़ें तो पहले भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई थी, अब ये लग रहा है कि जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, जो फौज की क़यादत है, उनकी सब्र का पैमाना लिबरेज हो गया है और इस तरीके के इल्जामात इमरान खान साहब लगा रहे हैं। और फौज के अंदर एक जो लोग जानते हैं एक सिस्टम है कि कोई भी जो फैसला अगर गलत और सही है वो कोई इंडिविजुअल तो नहीं करता। कोई भी अगर फैसला है तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जब एक अफसर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो इसका मतलब है कि वो फौजी क़यादत के ऊपर एक्चुअली इल्जाम लगा रहे हैं। तो फिर मेरे ख्याल में ये आईएसपीआर की और फौजी क़यादत की मजबूरी थी कि
कि वो इस चीज का जवाब दे। लेकिन वो कहते हैं कि डेविल लाइज इन द डिटेल। आपने फवाद चौधरी के बयान की बात की, असद उमर ने एक और टीवी चैनल पे ये कहा कि बल्कि उन्होंने एक मशवरा दिया कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बेहतर है कि इमरान खान साहब और जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर 1-on-1 एक बंद कमरे के अंदर बैठकर मीटिंग कर लें और जो भी के हवाले से खदशात हैं उनको दूर कर लें। तो मतलब बुनियादी मकसद जो मेरा भी अपना कंप्लीट व्यू है कि इमरान खान साहब को जब से फौज की नई क़यादत आई है, जो वो चाहते हैं कि उनको अप्रोच किया जाए, उनकी बात सुनी जाए, वो उस तरह का रिस्पांस जो है फौज की तरफ से मिला नहीं है। मौजूदा जो फौज की क़यादत है वो ये कहती है कि जो सियासी मामलात हैं वो सियासी लीडरान और सियासी क़यादत अपने बैठकर हल करे और हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि जो ऑफेंसिव लेटेस्ट लॉन्च किया है, पंजाब के अंदर इंतखाबात नहीं हो रहे, कबल अज़ वक्त इंतखाबात का होते नजर नहीं आ रहे, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, तो शायद उन्होंने एक पता फेंका है कि मैं दबाव बढ़ाऊं और हो सकता है कि यहाँ पे भी यही पॉइंट हम आपसे अगर मेरा सा एलेबोरेट करना चाहिए, क्योंकि इस जो नई फौजी क़यादत है ऑब्वियसली इनका आते ही बहुत एक क्लियर स्टांस रहा था कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी। और इससे पहले भी कई दफ़ा ISPR की जानिब से भी एक क्लैरिटी दी गई है। अब इमरान खान साहब एक तरफ तो अगर आपके मुताबिक या जिस तरह से आपका एक स्टांस है कि बातचीत करना चाहते हैं उनसे, वो चाहते हैं कि कोई उनको अप्रोच करे, और दूसरी जानिब इस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगाना, नाम लेके डायरेक्टली टारगेट करना, अब तो वो किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नई क़यादत उनके साथ बैठे बात करे और उनको जिस तरह की सपोर्ट वो चाहते हैं उनको दी जाए? देखिए, ये पॉलिसी है किसी न किसी तरह से PMLN की और नवाज शरीफ की, आप जिसे कह लें कि ऑफेंसिव, अगर आप ऑफेंसिव होंगे तो वो मज़ामत करेंगे तो मफामत होंगी। ये मरीम नवाज ने भी बात कही थी। अगर आपको याद हो कि नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में जो एक रैली से PDM की खिताब किया था, जिसमें पहली दफा उन्होंने बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा और जनरल फैज का उन्होंने नाम लिया था कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी हुकूमत गिराने में, इमरान खान को लाने में, और उन्होंने उनके एहतसाब का मुतालबा किया था। उसके बाद क्या हुआ था कि जनरल बाजवा ने अप्रोच किया था, इवन नवाज शरीफ को पैगामात भिजवाए थे कि वो बराह रास्त उनके ऊपर हमले ना करें, और अगर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का नाम लें तो वो बेहतर है, क्योंकि बराह रास्त हमले करते हैं तो उससे उनकी अथॉरिटी जो अंडरमाइन होती है। मतलब ये कि जो नवाज शरीफ की वो अप्रोच थी वो काम कर गई। बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी उस तकरीर के बाद PMLN और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों का आगाज हुआ। तो सेम जो पॉलिसी है मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अपना रहे हैं कि जब उनको और किसी भी तरह का रिलीफ नहीं मिल रहा तो उनका ये ख्याल है कि अगर वो एक सीनियर फौजी अफसर को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाएंगे, टारगेट करेंगे, तो हो सकता है कि फौज जिस तरह नवाज शरीफ को अप्रोच किया था उनको भी अप्रोच करे कि आप ये काम ना करें, और उससे हो सकता है कि उनका कोई रास्ता निकल आए और फौज की क़यादत के साथ एक मफामत। एक बात हमें कामरान मालूम है कि इमरान खान बीइंग अ क्रिकेट प्लेयर जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता दबाव बढ़ाते हैं, अपनी फील्ड प्लेसिंग चेंज करते हैं और बैट्समैन को अंडर प्रेशर लाके और फिर कोशिश करते हैं कि कोई एक बॉल अच्छी पड़ जाए और वो आउट हो जाए। बिल्कुल ऐसी टेक्निक नवाज शरीफ के मामले में उनकी रही और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। नवाज शरीफ साहब की सियासत को बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया उन्होंने। हालांकि एक वक्त था जब पंजाब में नवाज शरीफ साहब के अलावा शायद कोई रहनुमा मकबूल नहीं था, और अब इमरान खान साहब ने काफ़ी हद तक टेक ओवर किया इस पोजीशन को। अब अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, मैं सिर्फ कल की स्टेटमेंट तक महदूद रहना चाहता हूँ। एस्टैब्लिशमेंट या कल ISPR ने जो ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी बयान जारी किया कि जी हमारे लिए ये नाकाबिले कबूल है। ये नाकाबिले कबूल का जो लफ्ज़ है, इससे क्या मुराद आप समझते हैं बीइंग जर्नलिस्ट? क्योंकि इमरान खान ने तो जो कहना था वो कह दिया। कल जब परसों उन्होंने नाम लिया तो बाकायदा उन्होंने ये साथ कहा कि मैं नाम ले लेता हूं, एंड देन ही मेंशन द पर्सन। तो इसके बाद अगर नाकाबिले कबूल है ये ISPR के लिए, तो क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन हम एक्सपेक्ट करें, कोई कानूनी कार्रवाई एक्सपेक्ट करें? व्हाट आर द ऑप्शंस? आई थिंक इंडिकेशन तो यही है कि ये पहला मरहला है कि बाकायदा तौर पर अगर इमरान खान के इल्जामात को रिबट किया गया है, और इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि अगर किसी को कोई कंसर्न और खदशात हैं तो उनको कानूनी तरीका अपनाना चाहिए, ना कि पब्लिकली इस तरह के इल्जामात लगाने चाहिए। तो ये ऐन मुमकिन है। इससे पहले जैसे आपने कहा कि जो PDM के मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो इमरान खान को इस हवाले से तनकीद का निशाना बना चुके हैं, और फिर ISPR की तरफ से ये बयान सामने आना, और उसमें उन्होंने कहा कि भी हम कानूनी चाराजोई करने का हक भी महफूज रखते हैं। तो ये मुमकिन है कि एक जब इमरान खान ने फौज के मुताबिक एक रेड लाइन क्रॉस की है तो शायद उनको पैगाम दिया गया है कि इनफ इज इनफ।
नाकाबिले कबूल का यही मतलब है कि ठीक है फिर जो भी इसकी लीगल रेमेडी है यदि जो है उसको अपनाया जाएगा। और दूसरा ये पैगाम वाज़ेह है कि अगर इमरान खान समझते हैं कि फौज के एक सीनियर अफसर को वो तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे और जो फौजी क़यादत है वो खामोश रहेगी, तो ये भी उस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में जो बैटल लाइन्स जो हैं वो आप कह सकते हैं कि क्लियरली ड्रॉ हो चुकी हैं और चीजें तो पहले ही पता है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं। शायद एक तरफ इमरान खान, असल में प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब जितने जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया, आपको पता है कि वो फौरी इलेक्शन चाहते थे, उन्होंने 2 अदद लॉन्ग मार्च भी किए, उसके अलावा कई उन्होंने रैलीज भी की और बहुत फिर आखिर में उन्होंने पंजाब और केपी की जो असेंबली है वो भी डिसॉल्व कर दी। तो अगर आप देखें तो उनका वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। और दूसरी तरफ उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात में या जो बर्फ है वो नहीं पिघली, तो वो अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और लगता है कि चीजें जो हैं उनको शायद एहसास हो गया है कि इवन के नई फौजी क़यादत आने के बाद भी जो हालात हैं उनके लिए किसी भी तरह से साजगार नहीं है। तो वही वाली बात, कैलकुलेटेड एक मूव उन्होंने खेला है कि अगर वो टारगेट करे फौज के एक सीनियर अफसर को तो शायद कोई उनको एक ओपनिंग मिल जाए, मामला बेहतर। ठीक हो गया। अच्छा कामरान, दूसरी जानिब ये जो IMF वाला मामला है, जो हम मुसलसल बात भी कर रहे हैं कि इकॉनमी को सहारा देने के लिए IMF प्रोग्राम में जाना बहुत ज़रूरी है, पर अनफॉर्चुनेटली IMF ने हुकूमत पर फिर अदम एतमाद का इजहार किया है और जो 17 मई को होने वाला इजलास में उसमें पाकिस्तान के प्रोग्राम को एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। सो हाउ डू यू सी, अब चूँकि बजट भी करीब है और सारी सूरत हाल के अंदर हुकूमत भी बहुत मुश्किल में है और इसका सारा इम्पैक्ट एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक के ऊपर आएगा, IMF प्रोग्राम की बहाली इस वक्त पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि IMF की प्रोग्राम की बहाली तो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में और कोई ऑप्शन नहीं है, इंतहाई ज़रूरी है। और ये मामला अगर आप देखें कि जनवरी के बिल्कुल आखिर में ये IMF का जायज़ा मिशन पाकिस्तान आया था, 10 रोज़ वो यहाँ पे रहा और इवन उस वक्त की तवक्को की जा रही थी कि 10-11 रोज़ जो मुज़ाकरात होंगे तो कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है उसका मामला तय पा जाएगा। लेकिन जनवरी और फरवरी का आगाज़ ले लें और अब मई में हम बैठे हैं और अभी तक बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो शेड्यूल आया है, जो उनकी बोर्ड की मीटिंग है, उसमें पाकिस्तान का किसी भी तरह का कोई ऐसा जो है वो इंडिकेशन नहीं है कि पाकिस्तान एजेंडे पर है। तो इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। आई थिंक प्रोबेबली शायद हम 2-3 महीने तो गुजार लें, लेकिन वैसे भी जून में ये जो प्रोग्राम है पाकिस्तान का IMF का वो ख़त्म हो रहा है। तो लगता ही ये है कि अगर ये प्रोग्राम ख़त्म भी होता है तो ये प्रोग्राम एक लिहाज से अधूरा ही रहेगा। जितने पैसे पाकिस्तान को मिलने चाहिए तो वो मिले नहीं। और मेरे ख्याल में चीज़ें जो है, असल इशू तो है यही कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बयानात बाकी चीज़ों की अपनी जगह पे, लेकिन की थिंग इज़ योर इकोनॉमी। और इकोनॉमी जो है वो सम और दी अदर जितने पाकिस्तान ने डिफिकल्ट डिसीजन लिए, पेनफुल डिसीजन लिए, तमाम जो आई थिंक 95% जो शराइत हैं IMF की मानी और उसके बावजूद कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा, तो इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। और देखते हैं कि ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं। बट एटलीस्ट ये लग रहा है कि मेरे ख्याल में कुछ लोग जो है इवन विद इन द गवर्नमेंट दे आर नाउ डिसअपॉइंटेड और वो कोई इतने पुरुमीद नहीं है कि इतना जल्दी साथ को ब्रेक थ्रू होगा। अच्छा, जैसा कि हमने बिल्कुल शुरू में कहा ना कामरान, की चीज़ें फाइनल राउंड में दाखिल हो रही है, बिल्कुल ऐसा लगता है। ISPR का बयान आ गया कि अब ये सूरत हाल नाकाबिले कबूल है। कोर्ट ने 14 मई की तारीख दी थी, सिर्फ 5 दिन का वक्त बाकी है। और दूसरी जानिब तौहीने पार्लियामेंट के ऊपर हतमी तौर पर बातचीत हो रही है कि इस हवाले से भी पार्लियामेंट डू और डाई सिचुएशन के अंदर आ गई है कि वी शुड टेक एक्शन, हमें अपने सर्वाइवल के लिए करना है। कब तक हम प्राइम मिनिस्टर्स की बलि चढ़ाते रहेंगे? ऐसी तकारीर भी हुई हैं। तो इस फाइनल राउंड के अंदर अगर मैं ISPR को तो हमने डिस्कस कर लिया, अब PTI की भी काफ़ी हद तक बात हो गई। हुकूमत और कोर्ट या अदालत के दरमियान जो मामलात हैं, इस पर मजीद क्या हो सकता है? क्या ऑप्शन इस वक्त बाकी हैं? क्या लग रहा है आपको नेक्स्ट 5-6 डेज कुछ हो सकता है? आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है कि अगर इन फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जो होता नजर नहीं आ रहा, तो वो तो बड़ा वाज़ेह ऑप्शन है कि वो उनके खिलाफ तौहीन अदालत कर सकते हैं और किसी वजीर को या इवन प्राइम मिनिस्टर को भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। लेकिन माजी के मुकाबले में जो सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि माजी में ये होता था कि आम तौर पर एस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट एक पेज पर होते थे और उसके नतीजे में गवर्नमेंट के लिए रेजिस्ट करना इतना जो है वो आसान नहीं होता था। जो भी फैसला था फिर उस पर अमल दरामद करवाया जा सकता। अब जो सिचुएशन है, अगर आप देखें कि एस्टेब्लिशमेंट अगर इस हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रही तो कम अज कम वो अलाइन नहीं है विद द सुप्रीम कोर्ट। तो उससे क्या एडवांटेज इस गवर्नमेंट को हुआ है
कि जितनी वो बोल्ड वो स्पीचेस कर रहे हैं, जितना वो कन्फ्रंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो उससे एक बात का अंदाजा होता है। मुझे तो ये लगता है कि इवन अगर हुकूमत या किसी वजीर या इवन वज़ीर-ए-आज़म को डिस्क्वालीफाई करार दे दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस फैसले के ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया जाएगा। कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन, राइट। कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। वक्त हमारा खत्म हो गया। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार कामरान यूसुफ अपना तजिया मुख्तलिफ मामलात के ऊपर जो जिनका ताल्लुक सियासत से भी है और दिफा से भी है, इस पर हम बात कर रहे थे, आपको आगाह करते रहेंगे। इस वक्त सूरत हाल मुल्क की बिल्कुल अच्छी नहीं है, न मुआशी तौर पर न सियासी तौर पर। हमारी वंस अगेन दुआ है कि चीज़ें ठीक हों। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक